नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। बंगाल चुनाव में अमित शाह का एक बयान काफी वायरल हुआ कि जो भी हिंसा करने का प्रयास करेगा उसे उल्टा करके सीधा कर दूंगा। और यह बयान कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है वो हमेशा से रक्त रंजित और हिंसा की भेंट चढ़ा है। कम्युनिस्टों का दौर हो, ममता बनर्जी का दौर हो, और क्यों बहुत पीछे जाना, 2021 का चुनाव देख लीजिए, उसके बाद होने वाली पोस्ट पोल वायलेंस का हिसाब देख लीजिए क्या हुआ। पंचायत चुनाव में स्थिति ये रही कि लोगों को, कैंडिडेट को हिंसा का डर ये था कि व्हाट्सएप पर उन्हें नॉमिनेशन भरने पड़े। ये स्थिति थी पश्चिम बंगाल के अंदर। और हम सबको भी ये लगता था कि बिना राष्ट्रपति शासन लगाए, बिना 6 महीने कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में लिए, आप वहां स्वच्छ चुनाव करा ही नहीं सकते। लेकिन पिछले 1 साल में इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से मेहनत की, पहले एसआईआर कराया, फर्जी वोट बाहर किए गए, फाइनेंसिस को ट्रैक किया गया, गुंडा एलिमेंट को ट्रैक किया गया, और पूरे इस मॉडस ऑपरेंडी को समझा गया कि किस तरीके से बूथ कैप्चर होता है, छापा वोट होता है, किस तरीके से सोर्स जैमिंग होती है, उन सबको रोका गया। तब जाकर आज पश्चिम बंगाल का फर्स्ट फेज का चुनाव साफ सुथरा और स्वच्छ तरीके से हो पाया। लेकिन उसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है, अधिकारी। जो ग्राउंड पे अधिकारी है, अगर वो सही तरीके से उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आप कितना भी अच्छा ऑफिस में बैठ के प्लान तैयार कर लीजिए, ब्लूप्रिंट तैयार कर लीजिए, लेकिन एग्जीक्यूट करने वाला तो अधिकारी होगा ना ग्राउंड पे। अगर वो एग्जीक्यूट सही ना करे तो भैया आप कुछ भी सोच लीजिए, अमित शाह का कोई भी बयान हो, कितना भी बड़ा बयान हो, वो एक तरीके से उस बेईमानी हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उस चीज को भी इलेक्शन कमीशन ने टैकल किया है, क्योंकि जिस तरह के अधिकारी पश्चिम बंगाल भेजे गए हैं और जिस तरह का उनका रौद्र रूप दिखाई दे रहा है, और खासकर एक अधिकारी अजय पाल शर्मा, जिन्हें योगी का सिंघम बताया जा रहा है, कि उन्होंने जिस तरीके से सेकंड फेज है, ये वो फेज है जहां ममता बनर्जी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, ये वो फेज है जहां डेमोग्राफी और डेमोक्रेसी दोनों खतरे में है, वहां पर उन्हें भेजा गया। जब 24 परगना में वो पहुंचते हैं और जिस तरह का व्यवहार वो दिखाते हैं, गुंडा एलिमेंट के अंदर जो भय व्याप्त होना चाहिए और जो एक अधिकारी की जिम्मेदारी है, जब वो ये करते हैं तो तब समझ आता है उसके बाद किस तरीके से पूरा इकोसिस्टम, कलकत्ता से लेकर लखनऊ से लेकर और दिल्ली तक, सिर्फ एक 20-30 सेकंड की वीडियो वायरल होने से किस तरीके से परेशान हो जाता है। ये इसकी बानगी है कि ममता बनर्जी का इकोसिस्टम किस तरीके से धीरे धीरे धराशायी हो रहा है। अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी हैं, उत्तर प्रदेश कैडर के, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, ठीक ठाक लोगों को ठीक ठाक जगह पहुंचाया भी है। अब पहुंचे हैं जो सबसे एक तरीके से कह सकते हैं ना हार्डन्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पश्चिम बंगाल की, उनमें से एक में पहुंचे हैं। ऐसी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है फलता, वहां पहुंचे थे। वहां एक सज्जन है जहांगीर खान, काफी बदनाम है, और ममता बनर्जी और खासकर अभिषेक बनर्जी के खास माने जाते हैं, और इतने कुख्यात और विख्यात हैं कि जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो जो जेपी नड्डा उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, उनकी गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी करा दी थी। इतना कुख्यात और विख्यात है यह व्यक्ति, ये कह रहा है कि अगर वोट नहीं दोगे तो पीस पीस कर दूंगा। यह स्थिति है इस जहांगीर खान की। और अब भी पब्लिक ने जब कंप्लेंट करनी शुरू करी, क्योंकि भैया जिस तरीके से बीजेपी खुलकर बात कर रही है, अमित शाह खुलकर बात कर रही है, कहीं इलेक्शन कमीशन खुलकर कह रहा है कि कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने देंगे। और अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव के 60 दिन बाद तक एजेंसीज यहीं पर रहेंगी और जरूरत पड़ी तो उसे भी एक्सटेंड करेंगे। तो इसलिए लोगों में जब वो डर धीरे धीरे खत्म होने लगा तो उन्होंने कंप्लेंट की, और जब अजय पाल शर्मा उस जागीर खान के घर पहुंचे तो देखिए क्या होता है। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके आ रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। देखिए, कहा यह जाता है कि सिस्टम में सिर्फ एक गुंडा हो सकता है,
और वो है पुलिस प्रशासन, और उसे ही होना चाहिए, तभी सिस्टम सही तरीके से चल सकता है। और ये बात अजय पाल शर्मा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उस जहांगीर खान को समझा दी। और एक और चीज, सिस्टम किस तरीके से काम करता है, जब अजय पाल शर्मा वहां के किसी लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग होंगे उनसे पूछ रहे हैं कि जहांगीर खान का घर कौन सा है, तो अब पता नहीं पता है कि नहीं पता है कि झूठ बोल रहे हैं क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास है। और फिर उन्हें भी स्पष्ट संदेश दिया जाता है कि भैया इस तरीके से अगर, क्योंकि भैया वो है तो बंगाली लोकल ही है, टीएमसी में ही भर्ती हुए होंगे या कम से कम उस इकोसिस्टम को ही सपोर्ट करते होंगे, तो स्पष्ट कहा कि भैया लंबे नप जाओगे, सीबीआई की जांच बिठवा दूंगा अगर तुम इस तरह के गुंडा एलिमेंट को सपोर्ट करोगे। यानी जो लोग सिस्टम में बैठ के ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि भैया ऐसे तो काम नहीं चलेगा। एक महीना हो गया कि नहीं? नहीं सर, मेरा तो घर यहाँ तो नहीं है ना सर। आपका घर कहीं हो, आप एफएसटी तो यही एरिया ना? तो यही कर रहे हो ना, तो आपको एरिया तो एफएसटी का यही एरिया ना? ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? उसके अंदर शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना, केसेस सबके रजिस्टर होंगे, जाएंगे सीबीआई को इन्वेस्टिगेट दौड़ते रहना थोड़ा जल्दी। गुंडे के अंदर तो भय होना ही चाहिए, लेकिन उसको संरक्षण दे, सपोर्ट करे, उसके अंदर भी ये भय होना चाहिए कि भैया अगर कहीं से सपोर्ट किया तो हम भी नप सकते हैं। तो वही संदेश अजय पाल शर्मा का, और यही होना चाहिए। और ऐसा ही अधिकारी ऐसे जगह पे चलता है, वो है ना डायलॉग, लिबिर लिबिर करने वाला अधिकारी नहीं चलेगा साहब। जिस उत्तर प्रदेश 3 गुना आबादी होगी, 2.5-3 गुना तो होगी ना पश्चिम बंगाल से, और यहां तो शायद ही कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां बड़ा माफिया ना रहा हो। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया वाला उत्तर प्रदेश में चलता है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। योगी जी की नीति है कि हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी खासियत है, उसका एक प्रोडक्ट है, उसको मार्केट करना है। समाजवादी पार्टी बसपा में होता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कि भैया ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का ये मुख्तार अंसारी है, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का अतीक अहमद है, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का ब्रजेश सिंह है, ये डिस्ट्रिक्ट है यहाँ का सुशील मूच है, ऐसे करके नाम चलते थे। तो उस यूपी के अंदर से सर्विस करके ये व्यक्ति निकला है, तो उसे पता है कि माफियाओं को किस भाषा में किस तरीके से जवाब दिया जाना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ स्पष्ट, भैया योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं भैया जो जिस भाषा में समझे उसे उसमें समझाओ। और जब उसी भाषा में ये लोग बोलने लगे तो जो तृणमूल कांग्रेस वाले हैं या कहें पूरा इकोसिस्टम है, आग बहुत दूर तक लगी है, तो वो इकोसिस्टम भी परेशान होने लगा। तो तृणमूल कांग्रेस में उनका प्रवक्ता क्या कहता है, ये सुनिए। पर मैं साफ साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगता होगा कि हम एक दूसरे राज्य से आए हैं, वहां पर हम चले जाएंगे और मेरा बीजेपी का मालिक मुझे बचा लेगा। मैं आपको सीधी तौर पे यह कहना चाहता हूं कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा, जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ करेगी। कोई राज्य, कोई बीजेपी का मालिक आपको बचा नहीं पाएगा। कह रहे हैं कि चुनाव के बाद घसीट के लाएंगे। भैया वो तो अभी है, खड़ा है, वो तुम्हारे डायमंड हार्बर में चमका रहा है, तो कर लो जो करना है, चले जाओ सुप्रीम कोर्ट, चले जाइए हाई कोर्ट, करिए ना कंप्लेंट। और घसीट के लाना क्या होता है ये योगी आदित्यनाथ से बेहतर कोई नहीं जानता। मुख्तार अंसारी को घसीट के लाए, विकास दुबे को घसीट के लाए, अतीक अहमद को घसीट के लाए, और एक आईपीएस अधिकारी को आप घसीट के ले जाएंगे? इतनी हिम्मत है? और वो भी जब वो अपनी इलेक्शन ड्यूटी कर रहा है।
आपको दिक्कत है, आपको ये लगता है कि इस व्यक्ति ने, इस अधिकारी ने गलत व्यवहार किया है, इलेक्शन कमिश्नर से करिए ना कंप्लेंट। यह जो धमकी देने वाला एटीट्यूड है ना, ये अजय पाल शर्मा को धमकी नहीं दे रहे हैं, ये धमकी दे रहे हैं उस पूरे इकोसिस्टम को, उन अधिकारियों को जो इलेक्शन ड्यूटी में लगे हैं, और उन वोटरों को जो वोट डालने वाले हैं, कि भैया देखो, अगर अजय पाल शर्मा को हम पकड़ सकते हैं, उनको घसीट सकते हैं, उनको परेशान कर सकते हैं, तो तुम तो क्या हो, हमारे हिसाब से काम करो। ये मैसेज उनको देने के लिए है। ऐसे ही नहीं ममता बनर्जी कह देती मंच से कि 4 मई के बाद तो ये सब चले जाएंगे, तुम तो यहीं रहोगे। ये कॉन्फिडेंस जो आता है ना, ये डरा रहे हैं ना आप, एक तरीके से इंटिमिडेट कर रहे हैं अधिकारियों को, वोटरों को, कि सब चले जाएंगे 60 दिन बाद, 90 दिन बाद, फिर देख लेंगे हम। वो अलग बात है, सरकार आएगी नहीं आएगी वो अलग चीज है। अब खुले आम मंच से डराया जा रहा है। और क्या कह रहा है अभिषेक बनर्जी? अभिषेक बनर्जी ये कह रहा है 4 तारीख के बाद जो खेला होबे कह रहे हैं ना, खेला हम करेंगे। और एक और बयान दिया अभिषेक बनर्जी ने, उसने कहा कि आराम बाग मेरे कंट्रोल में रहेगा और ऐसा डीजे बजाऊंगा कि कान झंझना जाएगा 4 तारीख के बाद। क्या खुली धमकी नहीं है? क्या ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखाई दे रहा? किस डीजे की बात कर रहे हैं आप? और 4 तारीख के बाद क्या हो जाएगा उस चीज का क्या डर दिखा रहे साहब? इस बार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। अगर 1% आपकी सरकार आ जाती है और पोस्ट पोल वायलेंस होता है तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है निश्चित तौर पर, क्योंकि स्थिति ऐसी है। तो जो ये बार बार डराया जा रहा है वोटरों को। और एक और चीज, इस वीडियो के माध्यम से, इस चीज के माध्यम से ममता बनर्जी एक नया खेल कर, वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढ रही थी कि बीजेपी कहीं मौका दे, इलेक्शन कमीशन कहीं मौका दे, कांग्रेस दे, सीपीएम दे, कोई भी मौका दे दे। इस बार कोई भी चीज, कोई भी एजेंडा ममता बनर्जी के हिसाब से नहीं चल रहा है। पिछली बार 2021 में ममता बनर्जी एजेंडा सेट करती थी, बीजेपी रिएक्ट करती थी। इस बार उल्टा है। प्रधानमंत्री झालमुरी खाते हैं तो वो सब्जी खरीदने चली जाती हैं। प्रधानमंत्री मंदिर जाते हैं तो वहां पर भी फिर मंच से हनुमान चालीसा पढ़े जाने लगती है। तो अब ये रिएक्टिव मोड में है। वो हर बहाना ढूंढ रही हैं कि कुछ तो ऐसा मिले जो मैं करूं, और नहीं इसमें मिला। क्योंकि इसमें अब टीएमसी ये कहने लगी है कि बाहर से गैर बंगाली, बाहर से आए अधिकारी यहां आकर बंगाली महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। वो उनके घरों में रात को जाते हैं, चेकिंग के बहाने महिलाओं के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, परेशान किया जा रहा है बंगाली महिलाओं को गैर बंगाली अधिकारियों के द्वारा। अब टीएमसी ये मैसेज ग्राउंड पे ले जाना चाह रही है। और बस अब उनके पास यही सारा रह गया, बस कि इसी के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि बाकी ना एजेंडा उनके पास है, ना उनकी गुंडाई चल रही है, ना सिस्टम उनके हिसाब से चल रहा है। तो भैया कुछ ममता बनर्जी, वो जो महिला एंगल है, क्योंकि ममता बनर्जी को 2 ही लोग जिताते थे, या तो साड़ी पहनने वाली एक आम बंगाली महिला, या लुंगी पहनने वाला एक अवैध बांग्लादेशी। अवैध बांग्लादेशियों के ऊपर तो अच्छे से क्रैकडाउन हो रहा है, उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहे, तो उन्हें अब महिलाओं से संवेदना की बात है। लेकिन वो ममता बनर्जी भूल जाती हैं कि जब आरजी कार होता है, जब संदेश खली होता है, तब कहां गई थी ये महिलाएं? तब उनके साथ संवेदनशीलता कहां चली गई थी? तब तो कोई नहीं बोल रहा था। और अब कहा जा रहा है कि गैर बंगाली अधिकारी आकर यहां पर बंगाली महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। टीएमसी ये ग्राउंड पर सेंटिमेंट उतारना चाह रही है। लेकिन पब्लिक समझती है भैया, बोलती नहीं है डर के मारे, लेकिन समझती तो सब है ना। तो बहुत कुछ चलेगा नहीं ममता बनर्जी का। ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव वो चलाने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में पिछले लगभग 36 घंटे में 1100 से ऊपर प्रिवेंटिव डिटेंशन हो चुके हैं। उसमें नादिया में 32, पूर्वी बर्धमान में 479, हुबली में 49, हावड़ा में 32, नॉर्थ 24 परगना में 319, साउथ 24 परगना में 246, कलकत्ता में 109। इतने लोग ऑलरेडी पुलिस प्रशासन उठा चुका है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में बूथ कैप्चरिंग की होगी, हिंसा की होगी, लोगों को इंटिमिडेट किया होगा, परेशान किया होगा, दबाव बनाया होगा, गुंडाई करने का प्रयास किया होगा।
तो प्रशासन ने कहा सबको उठा लो भाई, गाड़ियां बहुत हैं, बसें वसें हैं, सब भर के लाओ और बिठाना शुरू करो। जरूरी है, क्योंकि यही गुंडा एलिमेंट है जो ग्राउंड पे उतरकर चुनाव को इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करता है। कोई कोर कसर सेकंड फेज से पहले छोड़ना नहीं चाह रही एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस तो नहीं, खैर सीआरपीएफ, इलेक्शन कमीशन। इसलिए ममता बनर्जी परेशान है, इसलिए तिलमिलाई हुई है, इसलिए कहा जा रहा है डीजे बजा देंगे, इसलिए कहा जा रहा है 4 तारीख के बाद तो यहीं रहोगे। और प्रधानमंत्री किस खूबसूरती के साथ चीजों को इस्तेमाल करते हैं। ममता बनर्जी, जो मैंने कहा ना 21 में उनके हिसाब से चल रहे थे, अब प्रधानमंत्री के हिसाब से चल रहे हैं। भैया चुनाव प्रचार थम गया है बंगाल के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार ना करें या कम से कम वो मैसेज ना दे बंगालियों को। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम पहुंचते हैं, 50वां राज्य स्थापना दिवस था, और वहां पर छात्रों के साथ फुटबॉल खेलते हैं। वहां तो कोई इलेक्शन नहीं है, लेकिन बंगाल में फुटबॉल का क्रेज बहुत है। तो प्रधानमंत्री ने झालमुरी खाकर एक आम गरीब बंगाली से कनेक्ट करने का प्रयास किया। जो मैं आपको कह रहा हूं, अमित शाह माइक्रो मैनेजमेंट में लगे हैं, चुनावी प्रबंधन में लगे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल्चरल एस्पेक्ट जो है, एक जो आम जनमानस की दैनिक क्रियाओं का जो मैसेजिंग है वो देने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा सिक्किम में जाकर उन्होंने फुटबॉल खेली छात्रों के साथ, और बंगाल में फुटबॉल बहुत मशहूर है, तो उन्हें पता है कि किस टाइम कहां क्या करना है ताकि आप सही मैसेज जनता तक पहुंचा सकें। क्या प्रधानमंत्री को गोल तो पता ही है अच्छे से कहां मारना है और कैसे मारना है और किस समय क्या करना है, तो वो बहुत अच्छे से वो मैसेजिंग को समझते हैं। इसलिए उस सिक्किम में फुटबॉल खेला, युवाओं से एक तरीके से कनेक्ट है। और आप सोचिए, इस चुनाव से पहले, कुछ समय पहले लियोनेल मेसी को बुलाया गया था कलकत्ता के अंदर, ममता बनर्जी की सरकार के ही मंत्री थे, उन्होंने बुलाया था, और किस तरह की अव्यवस्था फैली थी। बहुत सारे लोग स्टेडियम में तोड़ फोड़ से लेकर गाली गलौज सब कुछ किया लोगों ने, परेशान होकर। तो इसलिए सही समय पर सही तरीके से मैसेजिंग दी जाए, यह भी इंपॉर्टेंट है। खैर, आगे जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, और चैनल के मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।